यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के 50 क्वेश्चन जो कि आपके इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन से पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोग 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने मूल्यांकन बेसिक टू एडवांस पढ़ा है। पूरा मूल्यांकन का बेसिक क्या होता है, मापन क्या होता है, आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड सेशन में हमने जितने भी प्रकार के निर्धारण मापनी हो गया, सीसीई हो गया, वो सारे पॉइंट, टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें कवर कर ली थी। तो 2 आपके थ्योरी सेशन हो चुके हैं। इससे पहले यदि आपने ये 2 सेशन नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सीडीपी सेशन जाकर देखेंगे, वहां पर आपको ये दोनों सेशन मिल जाएंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक रहेगा। 1 बाय 1 करके आप दोनों सेशन देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आप पर्यावरण अध्ययन के नोट्स खरीदना चाहते हैं कि जिसका लैंग्वेज हिंदी होगा और क्या-क्या चीजें इसके अंदर रहेगी, पूरा कंटेंट रहेगा, एनसीईआरटी पूरा रहेगा इसके अंदर। ठीक है, आपके 20 मॉक टेस्ट रहेंगे, पेडागोजी इंक्लूडेड है इसके अंदर, चैप्टर वाइज आपके नोट्स रहेंगे और क्विज भी रहेगी हर एक चैप्टर के साथ। तो आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, सीरीज को बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से सीडीपी की आपकी 2500 क्वेश्चन की भी सीरीज अवेलेबल है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपका रहेगा, साइकोलॉजी नोट्स रहेंगे, ग्लोसरी रहेंगे। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7708038840 पर जाकर आप व्हाट्सएप करके सारी डिटेल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल मिल जाएगी यदि आप और भी डिटेल में इसकी जानकारी चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखो, मूल्यांकन के पूरे 50 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों को कंप्लीट करना है। उससे पहले 1 मिनट हम लोग यहाँ पर लेंगे और कंप्लीट करेंगे। ये एक बार जो है टेस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहला जो है अभिरुचि परीक्षण, जिसको हम लोग थ्योरी सेशन में डिस्कस भी किए थे। तो क्वेश्चन इसी पर आधारित है। अभिरुचि परीक्षण यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें बच्चों की हम लोग रुचि, बच्चे के इंटरेस्ट का पता लगाते हैं। साफल्य प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसमें बच्चों के भविष्य की जानकारी, मतलब बच्चा फ्यूचर में क्या कर सकता है या फिर उसका फ्यूचर को लेकर जो है डेडिकेशन के साइड है, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। डायग्नोसिस टेस्ट हमें बताता है बच्चों की कमियों के बारे में कि बच्चों के अंदर क्या कमियां हैं, आप उसके अंदर कैसे सुधार ला सकते हैं। तो कमी के बारे में आपको डायग्नोसिस बताता है। प्रवीणता, प्रोफिशिएंसी की बात करेंगे तो इसमें बच्चों की जो विशेष क्वालिटी है, मान लो बच्चे के अंदर कोई स्पेसिफिक कौशल है, स्किल है, उसका पता हम लोग प्रोफिशिएंसी से लगाते हैं। और अचीवमेंट टेस्ट इसमें बच्चों को पहले से बता दिया जाता है, उसके बाद उनका परीक्षण लिया जाता है। इसके भी क्वेश्चन आज के सेशन में बहुत सारे होंगे, तो आपको अलग-अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लाइक उपलब्धि परीक्षण का एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे कि एक अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद यदि बच्चे को दूसरा अधिगम अनुभव दिया जाता है और ये चेक किया जाता है कि बच्चों ने पहला लर्न किया या नहीं, या बच्चों ने पहला अधिगम हुआ या नहीं हुआ, वो किस टाइप का टेस्ट है, तो वो आपका उपलब्धि परीक्षण होगा। अभी हम लोग सेम क्वेश्चन को कंप्लीट भी करेंगे जो अभी मैंने आपको बोला, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस परीक्षण का नाम लीजिए जिसका संबंध बच्चे के फ्यूचर से होता है। नैदानिक, उपलब्धि, प्रवीणता या फिर साफल्य परीक्षण। अभी हमने देखा था जो साफल्य परीक्षण होता है, प्रोग्नोसिस टेस्ट होता है, वो बच्चे के साफल्य मतलब फ्यूचर के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साफल्य परीक्षण की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, उस परीक्षण का नाम लीजिए जिसका संबंध बच्चे की कमी से होता है, मतलब बच्चे के अंदर कोई कमी है जिसको हमें पता लगाने की आवश्यकता है। तो बच्चे की कमी के बारे में पता लगाना है तो डेफिनेटली हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा, हमें उसका निदान करना पड़ेगा। निदान करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, रिमीडियल टीचिंग करते हैं, उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। राइट। तीसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, उस परीक्षण का नाम लीजिए जिसका संबंध बच्चे के विशेष गुणों से होता है। विशेष गुण मतलब बच्चे के अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिटी है जो मेरे अंदर नहीं है, या फिर उसके फ्रेंड्स के अंदर नहीं है, या फिर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है। कुछ स्पेशल क्वालिटी के लिए हम लोग बताएंगे उसका प्रवीणता परीक्षण। प्रवीणता परीक्षण से हम बच्चे के अंदर जितने भी विशेष गुण है, स्पेशल कोई क्वालिटी है, तो प्रोफिशिएंसी के बारे में हम लोग यहाँ पर उसके प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि प्रवीणता टेस्ट से बता सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, सबसे सामान्य स्तर का बिल्कुल बेसिक लेवल का नॉर्मल क्लास टेस्ट जो होता है उसे हम लोग उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट सबसे सामान्य लेवल का होता है। अधिगम अनुभव, बच्चों को कितना हुआ है, कुछ लर्न किया के भी नहीं किया, इन सब की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? उपलब्धि परीक्षण से मिलती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
चलिए, जानकारी देने के बाद कौन-सा टेस्ट दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। बच्चे को जानकारी दी गई, उसके बाद हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, तो डेफ़िनेट सी बात है उपलब्धि परीक्षण ही लिया जाएगा, तो यहाँ पर भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखो ये टेस्ट वाले क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं और कभी-कभी आपसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी पूछ लिया जाता है। अगला है उस परीक्षण का नाम लीजिए जिसका संबंध बच्चे की रुचि से होता है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। रुचि की बात कर रहे हैं तो आंसर ही आपको यहीं से मिल जाएगा, अभिरुचि परीक्षण से, ठीक है? इस टेस्ट से हम लोग बच्चे के एप्टीट्यूड टेस्ट हम लोग बच्चे के इंटरेस्ट का यहाँ पर पता लगा सकते हैं, तो रुचि का संबंध आप अभिरुचि से पता कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। प्रवीणता परीक्षण से किस चीज़ का पता लगाया जाता है? प्रवीणता से बात कर रहे हैं ना, बच्चों के अंदर कोई प्रवीणता है, कोई स्पेसिफिक कौशल है, तो हम लोग बच्चों के गुणों का पता लगा सकते हैं, क्वालिटीज़ का पता लगा सकते हैं, प्रोफिशिएंसी का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बच्चों के गुणों का। अभी जितने पहले हमने क्वेश्चन किए, उन क्वेश्चन में क्या दिया गया था? उन क्वेश्चन में ये दिया गया था कि ये टेस्ट किस प्रकार का है, और अभी जस्ट उल्टा कर दिया कि बच्चे की प्रवीणता के बारे में देखना है, तो बच्चों की प्रवीणता से बच्चों के गुणों, उसकी क्वालिटीज का पता लगेगा, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें, अभिरुचि परीक्षण से बच्चों की रुचियों का पता लगेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला अभिरुचि परीक्षण से ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की रुचियों का पता लगाया जाता है। फिर इसी तरीके से और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर आप डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो डायग्नोसिस से क्या पता चलता है? तो डायग्नोसिस से हमें बच्चों की कमियों का पता चलता है, ठीक है। बच्चों के अंदर यदि कोई कमी रह गई है जिसको फिल करने की आवश्यकता है या उसको खत्म करने की आवश्यकता है, तो बच्चों की कमियों के लिए हम लोग डायग्नोसिस परीक्षण करते हैं। आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक शिक्षक अपने छात्रों को, वो जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके परीक्षण से थे, टेस्ट से थे। अब आपसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग के बारे में पूछा गया है। एक शिक्षक अपने छात्रों को एक यूनिट पढ़ाने के बाद कुछ प्रश्न पूछता है, ठीक है। एक शिक्षक अपने छात्रों को एक यूनिट पढ़ाने के बाद कुछ प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से यह क्या प्रकार हो सकता है आकलन का? आकलन के प्रकार की बात हो रही है। नॉर्मली असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, फॉर लर्निंग होता है, इन लर्निंग होता है, एज लर्निंग होता है, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। तो आपसे ये पूछा है कि एक यूनिट पढ़ा दी, ठीक है, उसके बाद कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीजें बताई जा रही है, यहाँ पर एंड किया गया और उसका एक तरीके से टेस्ट हो रहा है, पूरा काम खत्म होने के बाद टेस्ट हो रहा है, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमारा यहाँ पर कहलाएगा, अधिगम का आकलन यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि आप एक कक्षा ले रहे हैं जिसमें अपने एक पाठ का अध्ययन करवाया है, अब आप यदि यह जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा दिया गया ज्ञान बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, तब आप कौन सा टेस्ट ले रहे हैं? तो वही बात हो रही है कि आप बच्चों को पहले से बता रहे हो उसके बाद टेस्ट ले रहे हो, तो एक प्रकार का अचीवमेंट टेस्ट है। क्लास टेस्ट को ही हम लोग जो है अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका टेस्ट क्या हो जाएगा? उपलब्धि टेस्ट या फिर अचीवमेंट टेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। अभिरुचि से रुचि का पता, नैदानिक परीक्षण से कमी का पता, अचीवमेंट टेस्ट जो एक नॉर्मल टेस्ट होता है पहले से बता कर लिया जाता है, और ये आपका एक ओरल टेस्ट होता है, वर्बल टेस्ट हम लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को ताजमहल एक टीचर अपने स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे हैं उनको ताजमहल दिखाने लेकर जाती है, तभी वह छात्रों से कुछ प्रश्न पूछती है। ये किस प्रकार का आकलन है? मतलब एक जनरल ताजमहल दिखाने के लिए दिए गए है, बेसिक सी जानकारी वहां पर पूछेगी। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए होगा, एस लर्निंग होगा, ऑफ लर्निंग होगा या फिर इन लर्निंग होगा? तो ये क्या होगा? हमारा असेसमेंट इन लर्निंग होगा, क्योंकि सामान्य जानकारी बच्चों को यहाँ पर दी जा रही है, घूमते घूमते बच्चों को कुछ नॉलेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, जो बीच बीच में किया जाता है नॉर्मल जज बच्चों को जब किया जाता है छोटे छोटे प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल वगैरह लेकर, वो फॉर लर्निंग होता है। एस लर्निंग जहाँ पर बच्चा अपना खुद असेसमेंट कर लेता है, अपना आकलन खुद कर लेता है। और अधिगम का आकलन ऑफ की बात करें तो जो बिल्कुल एंड में होता है, टाइप्स ऑफ समेटिव टेस्ट में हम लोग काउंट करते हैं ना, जैसे कि बिल्कुल लास्ट में किया जा रहा है, फाइनल रिजल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर टेस्ट हम लोग ले रहे हैं जिसका रिजल्ट जो है, स्कोर जो है वहां पर जुड़ने वाला है, तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में काउंट यहाँ पर किया जाएगा, ठीक। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं। फिर से एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है, फोर जो होता है मिड में, बीच बीच में लिया जाता है अधिगम के लिए आकलन, इसे हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में डाल सकते हैं या फिर इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट की श्रेणी में डाल सकते हैं। एस लर्निंग की बात करेंगे अधिगम के रूप में आकलन, जहाँ पर बच्चा अपना आकलन खुद कर लेता है कि वो कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहा है और उसे कितना और पढ़ने की आवश्यकता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें बिल्कुल एंड में होता है, इसे हम लोग समेटिव असेसमेंट की श्रेणी में रखते हैं। समेटिव असेसमेंट बोले तो योगात्मक
मूल्यांकन की श्रेणी में या फिर संकल्पनात्मक मूल्यांकन की श्रेणी में रखते हैं। और अधिगम्य आकलन ये लिखा हुआ है कि बिल्कुल सामान्य जानकारी के लिए, ठीक है, पूछा गया प्रश्न हमारा अधिगम्य आकलन कहलाएगा, असेसमेंट इन लर्निंग यहाँ पर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, उपलब्धि परीक्षणों में प्रमुख उपयोग होता है किसका? अधिगम उत्पाद जांच का, शैक्षणिक मार्गदर्शन का, उपचारात्मक शिक्षण का, या फिर उपयुक्त सभी का। देखो अचीवमेंट टेस्ट में हम लोग अधिगम उत्पाद की जांच भी कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों को गाइडेंस भी मिल जाता है, टीचिंग गाइडेंस भी मिल जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ना है, तो टीचर सारा गाइडेंस यहाँ पर दे देता है स्टडी से रिलेटेड। एक बच्चों को कोई भी परेशानी आ रही है तो उसका रिमीडियल भी हो जाता है, उसका उपचार भी हो जाता है। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, मतलब हमारे तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। 14 आपसे ये पूछ रहा है, वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ या नहीं में से एक का चयन करना होता है, उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे कुछ प्रश्न जहां पर हम लोग या तो राइट या फिर रॉन्ग या फिर ट्रू फॉल्स इस तरीके से हाँ नहीं करने वाले आंसर करेंगे, इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना रहेगा। ये वस्तुनिष्ठ है, अति लघुचरात्मक है, लघुचरात्मक है, या फिर ये वैलिड टाइप हम लोग इसे बोल सकते हैं। इसे हम लोगों ने कल ही डिस्कस किए थे। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की श्रेणी में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए हमने पूरा थ्योरी पहले कंप्लीट कर लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह क्या कहलाती है? विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो भी वार्तालाप, कम्युनिकेशन, बातचीत हो रही है, उससे सीखने के वातावरण में बदलाव, मतलब बच्चे ने अधिगम कर लिया और टीचर ने भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्न किया ही है यहाँ पर। तो ये प्रक्रिया मूल्यांकन, आकलन दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। देखो आकलन तो है, मूल्यांकन भी है, तो फिर आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा सी, यानी कि ये चीजें मूल्यांकन में भी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जजिंग पर्पस हो रहा है, ठीक है, और असेसमेंट हो रहा है, बच्चे के अंदर क्वालिटी इंक्रीज हो रही है ना। तो ये चीजें हम लोग बोल सकते हैं कि हमने एक डायग्राम बनाया था ना, ये मापन यानी कि मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट से बड़ा हमारा असेसमेंट होता है, आकलन होता है, और आकलन से बड़ा हमारा यहाँ पर मूल्यांकन, इवेल्युएशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज हो गई, इसमें ये चीज हो गई कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, मतलब बच्चों से बातचीत कर रहे हो, तो बच्चों के अंदर डेफिनेटली कुछ नई चीज इंक्रीज होगी। और मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो टीचर आपको जज भी कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो दोनों ही चीजें राइट है, इसलिए हम लोगों ने बोला कि आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा सतत व व्यापक मूल्यांकन, वो ही कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, गृह परीक्षण मतलब होमवर्क दे दो उस टाइप से, और लिखित और मौखिक मतलब एक रिटन फॉर्म में भी होना चाहिए और एक वर्बल फॉर्म में भी होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका मूल्यांकन करने का क्या, दिन प्रतिदिन बच्चों को देखिए, उनके अंदर क्वालिटी उनकी इंक्रीज करिए, फॉर्मेटिव करिए, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन करिए, उनका योगात्मक मूल्यांकन करिए। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा? डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों का कंटिन्यूस, लगातार और कॉम्प्रिहेंसिव एक बड़े अच्छे से व्यापक लेवल पर हमें बच्चों का इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करना चाहिए, सतत व्यापक मूल्यांकन, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। सतत व व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक क्या हो सकती है? सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक, निदानात्मक मूल्यांकन, या फिर इकाई मूल्यांकन। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से आप क्या बता सकते हो, क्या ये सत्र आधारित होता होगा, क्या ये हाफ ईयरली होता होगा, क्या ये डायग्नोसिस टाइप का होता होगा, या फिर ये इकाई मूल्यांकन होता होगा? देखो सतत व्यापक मूल्यांकन के अंदर ही हमारे दोनों टाइप आ जाते हैं, फॉर्मेटिव भी आ जाता है और समेटिव भी आ जाता है। लेकिन अब आपको सुटेबल आंसर यहाँ पर क्या लग रहा है कि या तो आप सत्र लगा सकते हो या फिर आप निदान लगा सकते हो। तो ज्यादा प्रायोरिटी पर आप किसको रखेंगे? निदानात्मक डायग्नोसिस को, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि फॉर्मेटिव जो होते हैं 4 बार होते हैं, ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चों के अंदर जो भी परेशानियां हैं या बच्चे जिन भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनको हम लोग क्या करें, रिमूव कर दें, उनको हम लोग क्या कर दें, हटा दें। तो ये काइंड ऑफ निदानात्मक मूल्यांकन में आएगा, डायग्नोसिस प्रकार में आएगा, क्योंकि निदान करने की आवश्यकता है ही सही हमें, ठीक है। तो सतत व व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक, काइंड ऑफ टेक्निक, निदानात्मक मूल्यांकन यहाँ पर हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। आज के सेशन में पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। लेवल इजी टू हार्ड जा रहा है। सबसे पहले हमने जितने भी प्रकार के टेस्ट होते हैं उनको डिस्कस कर लिया, फिर हमने देखा कि जो मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, इन लर्निंग होता है, एस लर्निंग होता है और फोर लर्निंग होता है। इन चारों को डिस्कस कर लिया, 6 ही प्रकार के टेस्ट हमने देख लिया। वन बाय वन करके हम लोग मूल्यांकन और जो ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रगति पर गौर करना है, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना,
अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना और ग्रेड्स प्रदान करना। तो यहाँ पर हमारा निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? निर्माणात्मक मूल्यांकन हमें बताता है एक तरीके से जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। बच्चे की जो है प्रगति किस तरीके से हो रही है, ठीक है, और यदि हमें कोई भी उपचार करने की आवश्यकता है, रिमेडियल करने की आवश्यकता है, तो उसकी पूरी योजना बनाकर उसको आगे बढ़ाना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ये अधूरा है, दूसरा ऑप्शन इनकम्प्लीट है। ठीक है, तीसरा है, ये भी थोड़ा इनकम्प्लीट सा है और डी नहीं होगा। तो आंसर एक ही सुटेबल है जो कि है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन, प्रगति पर गौर करना, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य क्या है? सतत तो आपको पता है, सतत मतलब लगातार होता है, तो व्यापक से मतलब क्या होगा? सभी विषयों का, सह शैक्षिक क्षेत्र का, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का, या फिर शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, इसका अर्थ यहाँ पर हो सकता है। तो देखो, सतत व व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हम लोग यहाँ पर करें तो इसमें स्कॉलरिस्टिक और को स्कॉलरिस्टिक दोनों गतिविधियां होती है, यानी कि करिकुलर और नॉन करिकुलर दोनों एक्टिविटी की जाती है। तो ये आपका आंसर हो गया, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। ये आपका ग्रेड 2 एमपी टेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर पूछने का तरीका अलग था, बाकी ऑप्शन सेम थे। अभी वो क्वेश्चन भी आएगा ही आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी तक जितने भी प्रीवियस एग्जाम में जहां से भी मूल्यांकन शब्द दिखा, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए रेडी कर दिए गए ताकि कोई भी दिक्कत इस चैप्टर से ना हो। अगला क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यहाँ पर बात हो रही है, लघु उत्तरात्मक मुक्त उत्तर वाला, यानी कि ओपन एंडेड जिसे आप लोग बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं ना ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी कि खुले विचारों वाला, खुले विचार वाला। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं खुले विचार वाला। खुले विचार वाला होता है तो किस प्रकार का चिंतन हो रहा होता है? अपसारी चिंतन यहाँ पर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये पूरा इसका मुक्त अंत वाला और बंद अंत वाला हमने क्वेश्चन भी किया था कि पेड़ों के 5 लाभ बंद अंत वाला है, और क्या होगा यदि धरती पर पेड़ पौधे खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए, है ना? तो वो जो होगा वो हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा, ओपन एंडेड होगा, खुले विचारों वाला होगा, और ये अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर इसको हम लोग काउंट करेंगे। ये सेकंड ऑप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, बाकी आंसर अभी क्या होगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या हो सकते हैं? सत्य असत्य हो सकते हैं, निबंधात्मक हो सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जहां पर एक प्रश्न का केवल एक ही आंसर होता है, तो सत्य या असत्य जो हमारे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी में आता है, सही मिलान करना, सही जोड़ी बनाना, जिसे हम लोग बोलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ट्रू फॉल्स बताना, फिल इन द ब्लैंक जितने भी होते हैं, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, पैरा जम्बलिंग हो, ये सारे सत्य असत्य और ये जितने भी हैं, ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में आते ही हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना? अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे ये पूछने की इच्छा रखता है कि बताइए योगात्मक मूल्यांकन संकल्पनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, या फिर समेटिव असेसमेंट क्या होता है? सबसे पहला, समय विशेषण विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना, या फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, मतलब पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना। ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष समप्राप्ति में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, मतलब कि जो बच्चे नॉर्मल नहीं है या जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको योगात्मक आकलन से पता लगा लोगे, या अधिगम को सुगम प्रदान करना एवं ग्रेड न प्रदान करना। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि योगात्मक मूल्यांकन में आपको क्या सही लग रहा है? दूसरा तो ये प्रिडिक्शन पहले से पूर्व पहले से बता देने की बात हो रही है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में प्रॉपर एग्जाम ली जाती है, पेपर पेंसिल टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन तो गलत है। तीसरा, एक ऐसे बच्चे को फाइंड आउट करना जिसे किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो फाइंड आउट करके करोगे क्या, जबकि फीडबैक देना ही नहीं है, तो तीसरा भी गलत है। अधिगम को सुगम बनाना एवं ग्रेड न प्रदान करना, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें तो ग्रेड मिलती है। ये सुगम हो सकता है अधिगम, लेकिन ग्रेड प्रदान करना बोलते तो फिर ठीक बैठता। तो डी भी गलत है, एक ही ऑप्शन ठीक बैठ रहा है जो कि है ऑप्शन नंबर 1। क्या बोल रहा है? समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना। समय विशेष बोले तो कि पूरे जो 4 महीने बच्चे को मिले थे, सेमेस्टर वाइज मान लेते हैं 6 मंथ का, इस पूरे ड्यूरेशन में बच्चे ने कितना अच्छा लर्न किया है, कितना सीखा है फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू और जितने भी हमारे इवेल्युएशंस होते हैं उसके थ्रू, और पता लगाना कि बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर चुका है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मानकीकृत परीक्षण जो होते हैं
वो क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, वो विश्वसनीय होते हैं, है ना, रियलेबल होते हैं, वैलिड होते हैं, हमारे मानक होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो मानकीकृत परीक्षण डेफिनेटली विश्वसनीय होंगे, वैध होंगे, मानक होंगे, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा हमने 4 प्रकार की चीजें बनाई थी, ठीक है, जहां पर हमने देखा था कि कोई चीज विश्वसनीय यानी कि हमारी जो रियलेबल कब होती है, कुछ चीजें रियलेबल होती है, कुछ चीजें वैलिड होती है, कुछ रियलेबल वैलिड दोनों होती है, और कुछ चीजें रियलेबल भी नहीं होती है और वैलिड भी नहीं होती है। रियलेबल हमेशा कंसिस्टेंसी को मांगता है कि आप किसी भी चीज को लेकर क्या रहिए, कंसिस्टेंस रहिए, ठीक है, बिल्कुल एक जगह स्टक हो जाना मतलब उसके आसपास रहिए। वैलिड होना जब आप उस एरिया में ही टारगेट करते हो और आप जहां पर उस एरिया तक ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं वैलिडिटी, ठीक है। वैलिडिटी हमेशा कैसी होती है, या तो राइट होती है या फिर रॉन्ग होती है, या तो सही होगी या गलत होगी। लेकिन विश्वसनीयता क्या बताती है, उसके आसपास के एरिया को शो करती है कि आप इस एरिया तक पहुंच चुके हो, मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए क्या है, विश्वसनीय है, विश्वास करने लायक है ना, इस वे में जाती है। तो मानकीकृत परीक्षण आपका विश्वसनीयता को बताएगा, वैधता को बताएगा, मानक को भी बताएगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे ये बोल रहा है कि बताइए सतत व व्यापक मूल्यांकन किस चीज के ऊपर बल देता है, कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE किस बात पर बल देता होगा। पहला है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, दूसरा है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करना, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, और शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य बिठाना। क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है, देखो पहला तो होगा नहीं, ठीक है, और दूसरा ये बोल रहा है कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक स्केल पर हमें क्या करना पड़ेगा, निरंतर परीक्षण करते रहो, और दूसरा है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बातचीत की जाए, ठीक है, मतलब इस कैसे हम लोग सीखने की जो प्रक्रिया है उसका अवलोकन कर सकते हैं और उसको कैसे सुधारा जाए, अगर कोई भी समस्या है तो उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। और डी भी ठीक नहीं है, मतलब बी और सी में से ही हमें सिलेक्ट करना था। एक बार वो पढ़ लेते हैं बी और सी में से क्या सही लग रहा है। सी ज्यादा ठीक लग रहा है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए, अवलोकित करना, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर ध्यान देना है। फिर ऑप्शन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, इस पर जो बात की जाएगी वो ज्यादा सही बता रहा है हमें सतत व व्यापक मूल्यांकन को, तो सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। देखो 24 बोल रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। जब आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो बताइए सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए। वो बहुत छोटा होता है, दूसरा है वो जल्दी समझ में आ जाता है, तीसरा विश्वसनीय होता है और इसके कई उत्तर हो सकते हैं। तो आपको पता है जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं तो उस प्रश्न के सिलेक्टेड आंसर्स होते हैं, आप उसके बियॉन्ड या उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। अब जैसे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। अब आप छोटा तो है लेकिन जरूरी नहीं हर बार छोटा हो सकता है मैं पूरा बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो आपकी स्क्रीन पर आज सेट किया हुआ है ताकि आपको आपके बचपन की याद आ जाए, तो ये बड़े भी हो सकते हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, तो ये गलत है। जल्दी समझ में आ जाए जरूरी नहीं, क्योंकि हम लोग एमपी पीवी के जब पैटर्न देखते हैं तो एक बार में समझ कोई भी चीज आती ही नहीं है। इसके कई उत्तर नहीं होते हैं, अभी आपके सामने 4 है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, इससे ज्यादा आंसर नहीं होते हैं, सिलेक्टेड आंसर होते हैं, उसी में से एक आपको चूज करना होता है, चयन करना होता है। तो विश्वसनीय होता है, रियलेबल होता है, कंसिस्टेंसी होती है, वी कैन से दैट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमेशा ही रियलेबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वैलिड होते हैं, वैध होते हैं। चलिए 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक शिक्षिका स्वयं कभी अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है ना, स्वयं कभी भी खुद से आगे रहकर आंसर नहीं बताती है, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब टीचर ना बच्चों को हिंट देती है कि तुम इसका आंसर इस हिसाब से कर सकते हो या ये इसका आंसर हो सकता है, मतलब सहयोगात्मक अधिगम को वो बढ़ावा दे रही है। तो ये क्या है, ये अनुदेशात्मक सामग्री का उचित संगठन है, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है, सीखने की तत्परता है, सक्रिय भागीदारिता को यहाँ पर ये चीज शो करेगी। तो देखो बच्चे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रूप में, एक एक्टिव लर्नर के रूप में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है।
एक्टिव लर्नर के रूप में यहाँ पर बच्चे का पार्टिसिपेशन अनिवार्य होगा, क्योंकि बच्चों को डायरेक्टली आंसर तो बताना नहीं है। बच्चों को क्या करना है, आप ग्रुप डिस्कशन करो, आप एक दूसरे से पूछो, आप एक दूसरे की हेल्प करो, सहयोग करो, मदद करो, फिर आंसर लेकर आओ। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो डी है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, चलिए तो बताइए 25 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। 25 में से कितना स्कोर आपका रहा है, या कितने क्वेश्चन आपने जो है जिनका रॉन्ग आंसर यहाँ पर किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यदि इसी तरीके से आपको नोट्स भी बाय करना है, सीडीपी के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है विथ वीडियो सॉल्यूशंस, तो आप सीडीपी के नोट्स भी बाय कर सकते हो। ठीक है, यदि आपने चैप्टर वाइज स्टडी अच्छे से नहीं करी है, वैसे ऑलमोस्ट आप सभी ने बुक से स्टडी कर ही ली होगी, लेकिन फिर भी यदि आपको लग रहा है कि नहीं, एक बार चैप्टर वाइज सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए, तो आप इस नंबर पर 8770803840 पर व्हाट्सएप करके सारी डिटेल रिलेटेड टू योर नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स भी अवेलेबल है, वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, वो दोनों ही आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 आपकी स्क्रीन पर है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, और अगला है उत्तम परीक्षा के गुण क्या है। एक अच्छी एग्जाम होती है तो उसके गुण, क्वालिटीज क्या है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। चलिए, दोनों का आंसर देखिए क्या यहाँ पर हो सकता है। कुछ सेकेंड्स हैं आपके लिए। देखो, सबसे पहले पूछा है कि एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, तो हम लोग मानते हैं कि कोई भी एक अच्छा टेस्ट होगा वो हमेशा वैलिड होना चाहिए। ठीक है, जिसका आंसर हमें एग्जैक्ट पता हो, विश्वसनीय होना चाहिए, जिस पर हम लोग भरोसा कर सके, राइट। और वस्तुनिष्ठता, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी डेफिनेटली होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर उत्तीर्ण करना, मतलब उसको पास ही कर लेना, वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मतलब हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो उत्तीर्ण करना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर नहीं आता है। एक उत्तम परीक्षा के क्या गुण होते हैं, वो वैध होता है, वो वस्तुनिष्ठ होता है, वो विश्वसनीय होता है। तो इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर डी है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डी नेगेटिव वे में जा रहा है, और ये डी हमारा ऑल ऑफ दिस में, यानी कि पॉजिटिव वे में आपको आंसर बता रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। उपलब्धि निर्भर करती है, आपका अचीवमेंट निर्भर करता है, आपकी योग्यता, आपके अंदर क्या योग्यता है, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हमारा मोटिवेशन क्या है, या सिर्फ प्रेरणा के ऊपर, या सिर्फ योग्यता के ऊपर, या फिर आलस के ऊपर। तो ये वही प्रेरणा है कसौटी वाली। तो आंसर क्या होगा, योग्यता भी होगी और प्रेरणा भी होगी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, योग्यता पर निर्भर करता है, और साथ के साथ आपका जो इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है उस पर भी आपका अचीवमेंट निर्भर करता है। मान लो अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अचीवमेंट को प्रभावित करेगा ही, एग्जाम में हमें ये चीज इम्पैक्ट करेगी। तो हमारे अंदर क्वालिटी तो है लेकिन मोटिवेशन नहीं है, तो भी बहुत बुरी बात है। ठीक है, क्वालिटी नहीं है लेकिन मोटिवेशन बहुत भर भर के पड़ा हुआ है, तो उसका क्या करेंगे। तो दोनों का एक इक्वल बैलेंस होना चाहिए, योग्यता का भी और प्रेरणा का भी। चलो, आगे बात करेंगे। आगे है हमारा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, ये निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। डेफिनेटली डी ही राइट होगा, क्योंकि पहला तो शिक्षार्थी बच्चों की त्रुटियां निकालना गलत है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सिर्फ उपलब्धियों को मापना सफिशिएंट नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और ये बच्चों को अगली क्लास में कैसे डालोगे, तो ये भी एक प्रकार की सही बात नहीं हम लोग कर रहे हैं। डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, बच्चों का डायग्नोसिस करना, देन उनका रिमीडियल करना, उपचार करना। अगले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 30 एंड 31। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। परिणाम की जांच करना, प्रगति की जांच करना, उसको परखना, परीक्षा करना, निर्णय लेना। एक प्रामाणिकृत परीक्षण में क्या-क्या चीजें होती है, विश्वसनीय, वैधता, निबंधात्मक, मौखिक और प्रायोगिक प्रश्न। आई थिंक ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान आपको लग रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग 29 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। मूल्यांकन क्या है, परिणाम या प्रगति की जांच करना, है ना। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में क्या-क्या चीजें होती है, वैलिडिटी, रियलेबिलिटी दोनों ही होती है। उसका निबंधात्मक, उसका मौखिक और उसका प्रयोग, तो एक ही आंसर राइट है। उसका विश्वसनीय और उसका वैध होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी उसे एक प्रमाणीकृत, मतलब एक अपने जो भी उनके पैरामीटर्स रखे गए उस पर खरा उतरने वाली बात की जाएगी। तो 30 का आंसर 1 हो गया, और 31 का आंसर भी यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर एंड 33 आपकी स्क्रीन पर है। जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता होगी। ये ब्लैंक है यहाँ पर, अधिकतम, कम, सामान्य, बराबर। मूल्यांकन का उद्देश्य निरपेक्ष, सापेक्ष, एकांकी या बहुमुखी होना। चलिए क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है? जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी ही अधिक होगी। तो क्या हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 है ना। इसका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि जितनी विश्वसनीयता, जितना उस पर आप विश्वसनीय रहेंगे, रियलेबल रहेंगे, उसकी वैलिडिटी जो है उतनी ही अधिकतम रहेगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि विश्वसनीयता, रियलेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हर और हिज वैलिडिटी। ठीक है, वैधता। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मूल्यांकन का उद्देश्य निरपेक्ष तो नहीं होगा, सापेक्ष, एकांकी भी नहीं होगा। अब सापेक्ष और बहुमुखी में से ही आपको एक सिलेक्ट करना था। सापेक्ष ज्यादा सही दिख रहा है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य सापेक्ष होता है। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 34 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन होता है? मतलब हम लोग ऑब्जेक्टिविटी इन दैट केस नहीं बना पाते हैं। ऐसी कैसी सिचुएशन है ये? क्या निबंधात्मक प्रश्न में ऐसा होता है? क्या बहुविकल्प मिलाने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति? अब आपको पता है ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी की क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख चुके हैं। इसमें क्या होता है? सिलेक्टेड कोई भी एक क्वेश्चन है तो मान लो उसके 3 से 4 ऑप्शन होंगे, तो हमको बहुविकल्प जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो वो वस्तुनिष्ठ ही होगा। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, उनमें से आप क्या करो? एक सिलेक्ट कर लो। मिलाने वाले प्रश्न, वो सही जोड़ी की बात करने की बोल रहा है आपसे कि आप सही जोड़ी में 4 इधर रहेंगे, 1 2 3 4 और 4 ही आपके इधर रहेंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि मिलाने वाले प्रश्न हमारे वस्तुनिष्ठ होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थान एक ही फिल आपको यहाँ पर करना होगा, पूरा स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये भी ऑब्जेक्टिविटी को दर्शाता है। कौन ऑब्जेक्टिविटी को नहीं दर्शा पा रहा है? निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी को नहीं दर्शा पाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से लिखेगा तो आंसर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो निबंधात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग, किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड व अंकों के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, जांच परीक्षण के लिए, या फिर प्रेरणा के लिए? हम लोग नहीं देखे थे क्या बच्चे को ताजमहल दिखाने के लिए गए, तो जस्ट एक बेसिक जानकारी बच्चे से वहां पर पूछी गई। तो प्रेरणा, मोटिवेशन के लिए हम लोग जो है क्लास के बीच बीच में इधर उधर की बातें कर लेते हैं, कुछ नॉलेजेबल थिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बच्चों को क्या करती है? बच्चों को मोटिवेट करती है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 ऑन योर स्क्रीन। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए। शिक्षण कार्य में कमी का मूल्यांकन करना, छात्रों के मूल्यांकन में, उपचारात्मक शिक्षण में, या फिर उपयुक्त सभी में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, मूल्यांकन किया जा सकता है, वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, बच्चों की उपलब्धियों के स्तर का ज्ञान होता है, इसके परिणामों से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, या फिर शिक्षकों की उपलब्धियों का पता इससे लगता है, मूल्यांकन से। चलिए आपके पास 1 मिनट है, आप सोच सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उपयोग क्या-क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण की बात करें, अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं, शिक्षण कार्य में कमी का पता लगाना, छात्रों का मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण करना। डी बिल्कुल राइट है, मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मूल्यांकन किया जा सकता है, वो आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, बच्चों की उपलब्धियों के स्तर का ज्ञान होता है, परिणामों से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, या फिर शिक्षकों की उपलब्धियों का पता लगता है। 37 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हम लोग बोल सकते हैं कि इससे परिणामों से जो शिक्षण है, मतलब एक जो बच्चों को हम लोग अधिगम करवा रहे हैं उसको काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ये आपका नेगेटिव है। बच्चों की उपलब्धि स्तर का ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत ठीक है पर पूरा ठीक नहीं है, और बच्चों की उपलब्धियों का पता लगता है और ज्ञान होता है, ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये तो होगा नहीं। आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा सी, और यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार और लिख देती हूँ जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये आपका डी राइट है और यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, 38 एंड 39 आपकी स्क्रीन पर है। दोनों क्वेश्चन देखना है आपको और कमेंट करके आंसर बताना है। आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा
एनसीएफ 2005 में अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? केवल लैंगिक, किशोर के मुद्दे, लैंगिक व किशोर मुद्दे, सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सतत व व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए या समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जा सकता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए या जल्दी-जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए। आंसर करिए, इन दोनों का आंसर क्या होगा? आपके पास कुछ सेकंड है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे ये पूछ रहा था कि किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा, मतलब किन मुद्दों को शामिल करना चाहिए, है ना, अध्ययन में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन हो, मतलब एक तरीके से बुक के अंदर। तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल करने की बात की गई, तो डी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि सतत व व्यापक मूल्यांकन शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाना, ठीक है, और ये तो गलत है और ये भी गलत है। अब ए और बी में से आप एक बार सिलेक्ट करेंगे, तो शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए या फिर ये समझने के लिए एक अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, सुधार किया जाता है, मतलब वो ही डायग्नोसिस और रेमेडियल की बात हो रही है, तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट है। इसका आंसर हो गया आपका डी और इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई थिंक दोनों ही आप लोगों ने राइट ही किए होंगे, इतना भरोसा है मुझे। चलो, क्वेश्चन नंबर 40 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद ये चेक करना कि बच्चों ने कितना अधिगम कर लिया, अधिगम इन द सेंस कि बच्चों ने कितनी लर्निंग यहाँ पर कर ली है। इसके लिए उपलब्धि परीक्षण होता है, अभिवृत्ति परीक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है, परीक्षण एवं पुनः परीक्षण होता है। टेस्ट एंड रीटेस्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो हम लोगों ने देखा ही था, सबसे पहला जो हमारी स्लाइड स्टार्ट हुई थी वो उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट से ही हुई थी, जहाँ पर पहले बच्चों को बता दिया जाता है कि ये पढ़ लो, कल इसका टेस्ट होगा, मतलब बच्चों को पहले से अलर्टनेस मिल रही है। तो अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट की बात हो रही होगी। जब आप ये बोलते हैं कि बच्चों की रुचियों के बारे में जानने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो आप उनका अभिव्यक्ति परीक्षण ले लो। बच्चों को कोई समस्या आ रही है, समस्या का यदि पता लगाना है तो आप निदानात्मक परीक्षण ले लो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टेस्ट का ही आपका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग आने वाली एक विधि यहाँ पर कौन सी हो सकती है? बच्चों की उपलब्धि हमें देखना है ना? और शालाओं में उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी होगी? परिमाणात्मक और निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक और गुणात्मक विधि, और गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो, परिमाणात्मक जहां पर आप कैलकुलेटिव चीजें करते हैं वो ही डायग्राम के बारे में आपसे पूछ रहा है। सीधी सादी सी उसने परिमाणात्मक और गुणात्मक बोल के आपको यहाँ पर हिंट भी दे दी थी। ये आपका मापन है, ये आपका आकलन है। थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ ताकि आप यदि स्क्रीनशॉट भी लेंगे और फ्यूचर में आप कभी देखेंगे थोड़े दिन बाद इसका रिवीजन के लिए, तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। ये आपका आकलन हो गया। ड्राइंग तो बहुत अच्छी है वैसे। और ये हो गया आपका मूल्यांकन। ठीक है, इंग्लिश में शॉर्ट शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पर। मापन हमारा मेजरमेंट होता है, आकलन आपका असेसमेंट होता है, और मूल्यांकन आपका इवेल्युएशन होता है। ठीक है, तो उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में हम लोग सबसे पहले बच्चों का मापन करते हैं, जहाँ पर हम लोग बच्चों की क्वांटिटी को चेक करते हैं, उसके परसेंटेज वगैरह, स्कोर वगैरह, ग्रेडिंग वगैरह देखते हैं। आकलन में हम लोग उसकी क्वांटिटी को देखते हैं एज वेल एज उसकी क्वालिटी को देखते हैं। तो क्वांटिटी और क्वालिटी हमारा जो हो जाएगा गुणात्मक हो जाएगा, और इवेल्युएशन में हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी फाइनल रैंक को यहाँ पर निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बात यहाँ पर हो रही है? यहाँ पर ये बात हो रही थी कि शालाओं में हम लोग परिमाणात्मक करते हैं, मापन करते हैं, और गुणात्मक हम लोग यहाँ पर आकलन करते हैं, देन फाइनल हम लोग एक रैंक बना देते हैं। तो आंसर कौन सा राइट है आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। गुणात्मक ठीक था लेकिन साक्षात्कार गलत हो गया, तो आपका सी गलत हो गया। परिमाणात्मक ठीक था लेकिन फिर निरीक्षण डाल दिया इसने, तो ए और सी आपका गलत हो गया। नन ऑफ दिस ठीक है नहीं, एक ही आंसर आपके पास बचता है जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, तो बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 42 आपकी स्क्रीन पर है। ये आपसे ये पूछने की इच्छा रखता है कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? समय विशेष में विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया इसका पता लगाना। सेकंड है अधिगम को सुगम बनाना, ग्रेड प्रदान करना। थर्ड है ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष समप्राप्ति में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, या फिर अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। योगात्मक मूल्यांकन समेटिव को आप जानते हैं, समय विशेष कार्य पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठा है। ठीक है, बाकी तो कोई ग्रेडिंग वगैरह की ही बात यहाँ पर कर रहा है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मूल्यांकन क्या है? परीक्षा है, जांच है, परख के उद्देश्य प्राप्ति की सुनिश्चितता है। मूल्यांकन ना ओनली परीक्षा है, ना ओनली जांच है, ना ओनली परख है। ये एक उद्देश्य प्राप्ति की सुनिश्चितता है कि बच्चा जो है अपने लक्ष्य को अचीव कर पा रहा है, अपने टारगेट को प्राप्त कर पा रहा है। तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। ये हो गया इसका डी राइट, है ना। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। 44 आपकी स्क्रीन पर है। ये सारे आपके ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के एग्जाम में पूछे हुए हैं। छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्कोरिंग उपकरण यहाँ पर नहीं होगा? स्कोरिंग उपकरण जिसके माध्यम से आप बच्चों का जो क्वालिटी है उसको चेक नहीं कर सकते। रूब्रिक, चेकलिस्ट और मूल्यांकन तीनों के माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट जो है, भिन्न जो है वो है आपका अवलोकन। तो क्या हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन जो है इन तीनों से काफी ज्यादा अलग होगा। जस्ट एक ऑब्जर्व करने की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है। योगात्मक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है। इसमें एक सातत्य के आधार पर किया जाता है इसको। इट इज डन ऑन अ कंटिन्यूम। दूसरा है परीक्षणों का ज्ञान संभव नहीं है। तीसरा है इसका उपयोग केवल प्रचार के लिए किया जाता है, और यह एक आलोचनात्मक रवैया अपनाता है। अब देखो आपसे ये पूछा था कि विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर परिणामों का ज्ञान संभव नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर परिणामों का ज्ञान संभव है, आपको रिजल्ट पता चलते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब कि ये इसका आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीसीई के माध्यम से क्या मापा जाता है? केवल छात्रों का शारीरिक मानसिक विकास, शैक्षिक सह शैक्षिक यानी कि स्कॉलरिस्टिक और को स्कॉलरिस्टिक अचीवमेंट, सह पाठ्यक्रम केवल और केवल शैक्षिक उपलब्धि के उतार चढ़ाव, है ना। इसमें बोला गया है, ये आपको स्कॉलरिस्टिक अचीवमेंट में बोला गया है। देखो हमको पता है स्कॉलरिस्टिक और को स्कॉलरिस्टिक या फिर करिकुलर और नॉन करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है उनको मापा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन 47 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। 47 यह पूछ रहा है कि वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी में इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे आप क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पर हम लोग निगरानी भी कर रहे हैं, लर्निंग प्रोग्रेस बच्चों की यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो उसे हम लोग निर्माणात्मक बोलेंगे। और योगात्मक में हम लोग फाइनल जब रिजल्ट बताते हैं विदाउट एनी फीडबैक। और नैदानिक मूल्यांकन जहाँ पर कमियों का पता लगाते हैं। और नियोजन प्लेसमेंट, आप कुछ चीजों का नियोजन करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर, लास्ट 3 क्वेश्चन। इसका उपयोग सामान्यतः कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों के विषय में अनौपचारिक शिक्षक अवलोकन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। क्या बोला गया? कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों जगह बच्चे जो अनौपचारिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, लाइक इनफॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं, मतलब एजुकेशनल तो ठीक है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड तो ठीक है, लेकिन अदर एक्टिविटीज में भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन सबका रिकॉर्ड कहाँ पर रखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। सबका रिकॉर्ड एनेक्डोटल में रखा जाएगा, शॉर्ट स्टोरी के रूप में उसका बिहेवियर पूरा चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है। 49 क्या बोल रहा है? दैनिक प्रदर्शन का निरीक्षण करना और विद्यार्थियों को स्वयं की शिक्षा को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह किसका उद्देश्य है? नैदानिक आकलन का, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड का, असंदर्भित आकलन का, या फिर पोर्टफोलियो आकलन का? तो दैनिक प्रदर्शन का निरीक्षण करना मतलब डेली जितने भी परफॉर्मेंस है उसको आप मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो स्टूडेंट को कि वो स्वयं की शिक्षा को प्रकट करे, मतलब अपने बारे में जानकारी दे, उनको मोटिवेट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो ये डायग्नोसिस होगा नहीं, ठीक है। एनेक्डोटल ये होगा नहीं, क्योंकि टीचर सामान्य जानकारी कर रहा है, जबकि यहाँ पर बच्चों को खुद इंक्लूड करने की बात की गई है। नॉन रेफरेंस, असंदर्भित, मतलब किसी कॉन्टेक्स्ट से ही संबंधित नहीं है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, गलत है। एक ही बचता है पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीजें होती है?
पूरा रिकॉर्ड रहता है, मतलब टीचर का भी पूरा रिकॉर्ड रहता है और स्टूडेंट का भी पूरा। टीचर का कैसे? टीचर क्या-क्या एक्टिविटीज़ करवाने वाला है, कितने टाइम पढ़ाने वाला है, वो टीचर सारा। और लर्निंग लर्निंग क्या-क्या हो रही है, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर हो रही है, बच्चा कैसे लर्न कर रहा है, किस टाइम पर क्या लर्न करेगा, उसे किस टाइम पर क्या पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर रखी जाती है? पोर्टफोलियो के अंदर रखी जाती है। आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये पोर्टफोलियो की ही डेफिनिशन है, अगर आप इसको देखें। दैनिक प्रदर्शन का निरीक्षण करना, विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा के लिए प्रकट करना, प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है? अगर ऐसे भी पूछता, तो भी आपका आंसर पोर्टफोलियो असेसमेंट ही होता। चलिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ग्लोब इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है प्रोजेक्ट का, ऑडियो विजुअल का, ग्राफिक का या 3D। जब आप ग्लोब की बात करते हैं, जो हम लोग अर्थ देखते हैं ना, जिसमें हम लोग सारे कंट्रीज वगैरह को फाइंड आउट करते हैं, तो ये एक प्रोजेक्टेड साधन है, ऑडियो विजुअल है जिसे आप सुन देख सकते हैं। क्या ये ग्राफिकल एड के अंदर आता है? ठीक है, ग्राफिक साधन के अंदर, या 3D, तो इसे हम लोग 3D बोलते हैं। 3D रिप्रेजेंटेशन है ये पृथ्वी का, पूरे ग्लोब का। ठीक है, तो ये आंसर आपका यहाँ पर बन गया ऑप्शन नंबर डी, 3D। और ये ऑप्शन हो गया आपका डी। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना है, और उससे भी पहले आपको ये बताना है कि 50 में से आपने कितना स्कोर किया, क्योंकि 2 थ्योरी सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन 2 आवर की आपकी क्लास हुई थी इसमें, जिसमें हम लोगों ने पूरा जो है इसको समझ लिया था कि क्या होता है इवैल्यूएशन बेसिक टू एडवांस पर, और उसी के बेसिस पर आज हम लोगों ने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपका बन रहा है क्लास से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम पर डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वी आर 1000+ फैमिली फ्रॉम ऑन टेलीग्राम, तो आप वहां पर भी जाकर सारी पीडीएफ्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जितनी भी क्लासेस पीडीएफ्स होती है वो आपको शेयर कर दी जाती है। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप 8770803840 पर व्हाट्सएप करके खुद को ऐड कर सकते हैं क्लास के अंदर। ओके, तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।